चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए। तो आज जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे अभी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले आपको एक कंडक्टर बनाया और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, और इस कंडक्टर का लेंथ जो है उसको मान लेते हैं L है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं हम। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया, एक कंडक्टर हमने लिया और उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस कंडक्टर का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्या मानते हैं कि इस कंडक्टर के ये जो एक यूनिट वॉल्यूम है, 1 यूनिट पर यूनिट, उसमें आपके n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। तो हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर का लेंथ L है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए, और हमने पढ़ा था हम लोगों ने I = Q/T, ये रिलेशन याद है, I = Q/T। तो I = हम लिख सकते हैं Q के जगह पे लिख दे NE और डिवाइडेड बाई T। यहाँ कैपिटल N का मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर, यानी इस कंडक्टर के जितना वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N है। इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, N हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में आपके N इलेक्ट्रॉन हैं तो V मीटर के क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, N भी। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N, तो V मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, N भी। मतलब इस टोटल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन हो गए उनकी संख्या हो गई N भी। और हमने कैपिटल N माना है कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या कैपिटल N है। तो इस I के जगह पे हम लिख सकते हैं NV.E डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं, क्योंकि N जो है आपको डिनोट करे कि इस टोटल वॉल्यूम में, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमने माना कि N इलेक्ट्रॉन है, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में आपके N इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक यूनिट में N इलेक्ट्रॉन है, तो V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, N V। और ये आपके N V इलेक्ट्रॉन कितने हैं, V वॉल्यूम में है, तो यहाँ N की जगह क्या लिख सकते हैं, N V लिख सकते हैं। कोई डाउट? चलिए, I = N, इस V को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई T। इसको हम लिख सकते हैं I = NEA
NEA और ये हो जाएगा L/T लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I = NEA और लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, यही कहलाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो ये है रिलेशन आपका I = NEA VD। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया, उस कंडक्टर की लेंथ L थी और इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक यूनिट का जो वॉल्यूम है उसमें आपके N इलेक्ट्रॉन हैं, तो V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, NV। और हम जानते हैं I = Q/T होता है, जहाँ पे Q = NE होता है। तो इस पूरे वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको मैंने मान लिया N, कैपिटल N। और मैंने एक यूनिट के वॉल्यूम में जब N इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, NV। और यही कैपिटल N आपका किसके बराबर हो जाएगा, NV के बराबर। यही चीज़ मैंने यहाँ पे रखा, NV.E/T और N और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और मैंने फिर से डिवाइड कर दिया। तो I = हमें मिला NEAVD। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, मिटा दें इसको। समझ में आ गया पूरा ये? ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। और मेरी ज़रा बात सुनिए आगे। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और ध्यान दीजिए जरा। अभी मैंने आपको बताया I = NEA VD। ठीक है, I = NEA VD, ये रिलेशन हमको आया था। अब मान लेते हैं कि यदि हमारे पास इस तरीके से हो N, E और A, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट अगर हो जाए, N, E और A अगर कांस्टेंट हो जाए तो इस केस में जो हमारा करंट है I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और याद होगा आपको हमने बताया था I/A और इसको लिख सकते हैं NEVD। क्या इस I को और A को डिवाइड करेंगे, I/A, तो क्या बचेगा, सिर्फ NEVD बचेगा आपके पास। I/A करेंगे तो क्या बचेगा, NEVD। और इस केस में हमारा N और E यदि कांस्टेंट हों, N और E कांस्टेंट हो, और ये I/A पढ़े होंगे जिसको हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, करंट डेंसिटी, और ये हो जाएगा NEVD। और यहाँ से जो हमारा करंट डेंसिटी मिलेगा, NE कांस्टेंट है तो J वेक्टर जो है करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, हो जाएगा। I/A क्या है, हमारा करंट डेंसिटी है, J ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू I/A। क्लियर है इतना तक? तो अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखिएगा, नोट में
I इज इक्वल टू NEAVD में ये जो हमारा n है, n डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, n डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। n जो है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। अगर दो कंडक्टर हैं, दो वायर हैं, अगर उनका करंट डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ करंट डेंसिटी अगर सेम है तो n की वैल्यू सेम होगा, और n की वैल्यू अगर मटेरियल अलग अलग है तो n की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब n की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा। अगर मटेरियल सेम है तो n की वैल्यू वही रहेगा, मटेरियल से डिफ़र कर गए तो n की वैल्यू डिफ़र कर जाएगा। मतलब ये n आपके मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAVD। और यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी I/A का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट करिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ये आपको याद रखना है कि n जो है डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इसको जरा क्वेश्चन से समझाने का आपको प्रयास करते हैं, मिटा देना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जरा सा एक क्वेश्चन लिखिए, 2 वायर्स TW 2 वायर्स। क्वेश्चन हमारे पास है 2 वायर्स, क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको। क्वेश्चन हमारे दिया है 2 वायर्स A and B of the same material, having radii in the ratio 1:2, carry currents, कॉपी में नोट करते हैं ये क्वेश्चन, कैरी करेंट्स इन द रेशियो, और वो है हमारा दिया 4:1। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron drift speed of electron in A and B। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2 वायर्स हैं A एंड B, यानी वायर्स मतलब 2 कंडक्टर हैं, A और B सेम मटेरियल के हैं। कैसे मटेरियल के हैं? सेम मटेरियल के लिए हैं, तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। हैविंग रेडियाई इन द रेशियो, रेडियाई दिया है आपका R1:R2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। और ये करंट कैरी कर रहे हैं, क्या करंट कैरी कर रहे हैं? I1:I2 जो है वो है हमारे पास 4:1। फाइंड करना है हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी B आपका रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/A होता है। तो अगर ये 2 हैं
ए और बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए रेशियो निकालना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी, तो करंट तो इसका डायरेक्टली है तो ये हो जाएगा आई ए डिवाइडेड बाई आई बी। ये एरिया इन्वर्सली है तो ये हो जाएगा, हमको लगता है एरिया होता है क्या आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आई आपको दिया है 4:1 और R2 हमको दे रखा है 2:1, तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 16:1। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, दो ठो जब कंडक्टर दे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछे उस समय ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। R1 और R2 दिया था 1:2 में, I1 और I2 दिया था 4:1 में, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली होता है करंट का, तो I1/I2 हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, तो इन्वर्सली मतलब कि ऊपर चला जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला दोनों कंडक्टर का। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल मिलता है, नोट कर लीजिए जिसको नहीं समझ में आ जाए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ओके, अब ज़रा कुछ फैक्ट की चीज़ें देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताने जा रहे, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए है क्या, अभी मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो ठो फार्मूला, आपको पहले इससे लेक्चर में पढ़ाया था, VD = E रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिवाइडेड बाई m, याद है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ अपान में m आया था, और मैंने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी मैंने आपको दिखाया I = NEAVD है, तो इसको लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD = I डिवाइडेड बाई NEA, लिख सकते हैं। और ये हमारे पास ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, उसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। जनरली हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फार्मूले हमारे पास हैं, E रिलैक्सेशन टाइम अपान में m, और एक है I डिवाइडेड बाई में NEA। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा कहने का मकसद क्या है कि जब ये दोनों आपस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये दोनों फार्मूले हैं, तो इनको आपस में इक्वल कर देते हैं, तो E टाउ अपान में m, और ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाई NEA, लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे हमारा E जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस E को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E = एक रिलेशन हमने बताया था आपको V डिवाइडेड बाई L, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, और नीचे होता था हमारा डिस्टेंस L, तो E = हो जाएगा V बाई L। तो इस E के जगह पे हम लिख सकते हैं V बाई L m, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, और ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाई NEA। कोई दिक्कत? अब इस V बाई L को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और ये m इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा MI, और E और टाउ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NE² टाउ A। बात को समझ में आ रही है? ये जो E और टाउ था, इस E और टाउ का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो N
ई और ई स्क्वायर और ये टाउ टाउ और ये एरिया ए और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और भी बाई एल अपना एज इट इज वैसे ही है। समझ आ रही बात। अब इस भी को मैं लिख सकता हूँ, जरा यहाँ देखिए, इसी भी को हम लिख सकते हैं यम आई एल, इसको एल को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको लिखते हैं यम एल आई और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ए। यहीं से इस एल को इसके साथ मल्टीप्लाई यम एल आई लिख दिए और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ए और ये जो है हमारा भी ये है पोटेंशियल। क्या ये आपको भी इजकल टू आई आर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ये जो आया है ये है आपका दिस इज द फॉर्म ऑफ देखिए जरा ध्यान समझिए, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ अपन में यम लिया और फिर आई इजकल टू एन ई, ये वी डी हमको पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम इसको इधर ला दिए, आई इजकल टू एन ई हो गया और इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया मैंने और ये हो गया भी अपान में यल और ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ और इस तरीके से फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो रिलेशन आपको निकल के आया भी, ये आपका पोटेंशियल है और ये आपका दिस इज द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये कौन सा ओम्स लॉ का फॉर्म आ गया? दिस इज द फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और ये जो आपको V इजकल टू आई आर मिला है ये है आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब ये हमारा अंदर का है और ये हमारा ऊपर बाहर का माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। तो ये है V इजकल टू आई आर ओम्स लॉ और ये है आपका फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, ये अंदर की चीज़ें हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं। आया? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये पूरा टर्म हमारा क्या मिला? R मिला। तो यहाँ से R जो हो जाएगा रेजिस्टेंस वो हो जाएगा यम यल और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये हमको मिल गया रेजिस्टेंस। R इजकल टू यम यल एन ई स्क्वायर और ये टॉर्क ए मिल जाएगा, सॉरी टाउ है, क्या है? टाउ, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है। अब हमको पता है कि R इजकल टू होता है रो यल डिवाइडेड बाई ये, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। R इजकल टू रो एल अपान में ए, तो इसको लिख सकते हैं R की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यम यल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम ए और ये हो जाएगा रो एल बाई ए। तो एल बाई ए से पूरा एल बाई कैंसिल। तो यहाँ से जो रो मिला वो मिला है यम यल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर और रिलैक्सेशन टाइम टाउ। दिस इज द रेजिस्टिविटी। आ रहे बस समझ में? मैंने क्या किया, ये हमारा R रेजिस्टेंस यम एल अपान में एन ई स्क्वायर टाउ ए है और मैंने अभी आपको ये बताया कि V जो है ये पोटेंशियल है ओम्स लॉ का। ये जो मिला है आपको पोटेंशियल V इजकल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और ये जो ओम्स लॉ है ये है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्लियर है? और वहाँ से मैंने R की वैल्यू, ये पूरा टर्म क्या है आपका R है और इस R की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा और हम जानते हैं कि R इजकल टू होता है रो एल अपान में ए
होता है। तो इस r की वैल्यू ये वाली चीज़ मैंने यहाँ रखा, वहाँ से रो की वैल्यू फाइंड किया, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन resistivity and relaxation time। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में अपना पूरा, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके तब आगे हम चलते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ये हमारा है रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये हमारा है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन है रो इजकल टू यम एल एन स्क्वायर टाउ, यानी यहाँ से जो आपको मिला है रो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अब ज़रा सा और कुछ देख लीजिए। इसमें जो हमारा रेजिस्टिविटी है, इसमें जो रेजिस्टिविटी है रो, ये होता है 1/σ। इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी वाइस वर्सा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। जरा यहाँ देखिए, तो क्या हम सिग्मा को लिख सकते हैं 1/ρ। सिग्मा जो है रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी ये रिलेशन आपको याद है, तो क्या इसको ऊपर लिया जा सकता है? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, यहाँ गड़बड़ है, ये L नहीं होना चाहिए, और M जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो L/L ये कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ क्या बचा था, n² टाउ और me। ठीक है, वहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, L को कैरी हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्मा मिलेगा आपको 1/ρ हो जाएगा ne² टाउ डिवाइडेड बाई m। और इस कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं, इसी सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो कितना कंडक्ट हो रहा है, कितना तेज़ी से चल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, और ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। और ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अब जरा सा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, इसको मिटाएं, यही देख लेते हैं। ये जो हमारी रेजिस्टिविटी है, अभी मैंने आपको दिखाया, ये होता है R = ρL/A। तो इस रो को हम लिख सकते हैं RA डिवाइडेड बाई L। रो को लिख सकते हैं ना, RA और डिवाइडेड बाई L, इसका मल्टीप्लाई करके और इसको नीचे ला दें तो R = ρ = RA/L हो जाएगा। रेजिस्टिविटी R का अगर हमारे पास इफ A जो है 1 मीटर स्क्वायर है और L जो है 1 यूनिट है, डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये हमारा R हो जाएगा। और इसी R को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। अगर जब भी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपका रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। आ रहा समझ में। अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो R का होता है आपका ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे भी आपका लेंथ का हो जाएगा मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, फटाफट से नोट करिए। चलिए आगे देख लीजिए। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी और ये है हमारा कंडक्टिविटी। तो यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर, और यही रेजिस्टिविटी जो है आपका, कंडक्टिविटी जो है 1/ρ होती है। ये जो कंडक्टिविटी सिग्मा मैंने बनाया है यहाँ पे, ये कंडक्टिविटी क्या होती है आपका 1/ρ। तो अगर 1 ओम आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट अगर ओम है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, उल्टा। ओम -1 और m की पावर -1। ठीक है, अगर यहाँ रेजिस्टिविटी की जगह पे देखिए 1, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा RA/L। तो ये जब L ऊपर चला जाएगा आपका तो ये हो जाएगा m, और ये RA आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा R का ओम, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा ओम, L ऊपर जाके मीटर में बदल गया, R आपका ओम -1, और ये ऊपर जाके m भी -2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, हमको लगता है ओम -1, और ये हो जाएगा m के पावर -1। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये लेंथ ऊपर चला जाएगा तो L का हो जाएगा मीटर, और ये R ओम और m के पावर -2। अरे समझ में, अरे ये ओम ऊपर जाए कि -1 होगा ना, और एरिया भी ऊपर जाए क्या हो जाएगा -2, ओम -1 m के पावर -1। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरली क्या रहे, आपके पास यूनिट रहे, और ये रहा रेजिस्टिविटी, और ये रहा हमारा कंडक्टिविटी। और अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था V=IR, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था, और एक मैंने ओम्स लॉ आपको बताया माइक्रोस्कोपिक, और ये होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और ये आया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी आ गया आपको समझ में। ठीक है, इतना हो तो गया। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में इसके आगे के जो प्रोसेस होंगे उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया आज उसको जाके रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए।